नंबर 16, ठीक है। इसका जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने इसके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात पढ़ी है चैप्टर नंबर 7 में, ग्राफ में, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? आपके पास जब आप एक्स और वाई के पॉइंट को लिखते हैं किसी भी प्लेन एक्सिस पर, सही है, या उसको आप कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस भी, ठीक है। आपको पता है कॉमा से पहले आपके पास एक्स लिखा हुआ है, तो इस लोकेशन को हम कहते हैं एब्सिसा, मतलब एक्स बराबर है एब्सिसा के और वाई बराबर है ऑर्डिनेट के। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, तो मैंने इस चीज को मेंशन नहीं किया, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टेशियन ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद इसी चीज के ऊपर आपके पास एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फासला, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और उनके फासले को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिकली a से लेकर b तक का डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब a भी कोई xy प्लेन पे लाई कर रहा होगा, यानी कि किसी कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहा होगा, मतलब x का कोई कोऑर्डिनेट होगा और y का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। सेम b के पास भी x का कोई कोऑर्डिनेट होगा और y का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। तभी हमने a पहले आ रहा है तो यहाँ पर x1 y1 लिखा है, b बाद में आ रहा है तो हम इसको x2 y2 कह रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला टॉपिक है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन, मतलब एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ जाए उनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एज पर दिस फिगर आपको नजर आ रहा है ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान आप सीधी एक लाइन खींच सकते हो, मतलब ये एक कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पर एक और बात, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। आसान अल्फाज में ए से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस होगा आपके पास, वो बेसिकली ए से लेकर बी तक का प्लस बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस होगा। अगर आपने इसको पी क्यू आर कहे तो आसान अल्फाज में पी से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस होगा वो पी से लेकर क्यू प्लस क्यू से लेकर आर तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आसान अल्फाज में बात यह है कि अगर आप यहाँ से ट्रेवल करते हो, लेट सपोज नागन चौरंगी, तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर नागन चौरंगी तक होगा वही टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर पहले बोर्ड ऑफिस और फिर बोर्ड ऑफिस से लेकर नागन चौरंगी तक भी होगा। बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट पूरे डिस्टेंस कैलकुलेट करो या आप पार्ट्स में कर लो, दोनों सूरत हाल में बात एक ही पड़ेगी, लेकिन आपके पास उनके पॉइंट्स होना जरूरी है, स्टॉप्स होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अब ऑन द बेसिस ऑफ, हमने यहाँ पर कोलिनियर पढ़ा है, जबकि यहाँ पर मैंने जो टाइप्स लिखी है ये नॉन कोलिनियर की लिखी है, क्योंकि एक ट्राइंगल को फॉर्म होने के लिए तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर पॉइंट्स होना जरूरी है। दो तो लाइन पर आ जाएंगे लेकिन तीसरा लाइन पर नहीं आएगा, तभी ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ नॉन कोलिनियर फिगर आती हैं आपके पास, ठीक है भाई। कोलिनियर मतलब एक लाइन बनेगी और लाइन के अलावा कोई भी फिगर होगी, बेसिकली वो क्या होगा? नॉन कोलिनियर होगा, भले ही वो 3 साइडेड फिगर हो या 4 साइडेड फिगर हो। अब बात है समझने की। पहली चीज क्या आपके पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल में आपके पास टोटल 3 साइड होती हैं, ऐसी है भाई। और इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि तीनों की तीनों साइड का डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? अगला पार्ट मैंने लिखा है आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस में एक पार्ट डिफरेंट होगा, बाकी दोनों सेम होंगे। उसके बाद हमने लिखा है स्केलीन। स्केलीन में तीनों के तीनों डिस्टेंस डिफरेंट होंगे। उसके बाद हमने लिखा है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बेसिकली नून होता है अपने एंगल की वजह से, लेकिन इसमें भी एक डिस्टेंस लगता है। तो ये क्या है बेटा? राइट ट्राइंगल में किस लिए नून होता है? क्योंकि इसमें एक एंगल बराबर होती है 90 डिग्री के। तो मैंने यहाँ लिखा वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगी तभी ये एक रूल को फॉलो करेगा जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सही है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नेमिंग लिखी है आपके लिए। क्या नाम है? HYP का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, बेस इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब ये क्या होते हैं, अब उनको भी समझ लेते हैं हम, जबकि मैंने यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या बात की? वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। तो मतलब वो जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब
आप जब भी ट्राइंगल बनाएंगे तो एक कंसीडरेबल एंगल लाजमी बनाएंगे। तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली साइड को हम बोलते हैं कि मेरा एंगल ये वाला है, जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं। सही है बेटा। अब आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको नाम दूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी पॉइंट और ये मेरा सी पॉइंट है, तो मेरा 90 डिग्री किस जगह बन रहा है? 90 डिग्री किस जगह बन रहा है? बी पर, क्योंकि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से कट हो रही है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टोटल एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। और जब इसको एक वर्टिकल लाइन कट कर देती है तो इसका एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो पार्ट में, मतलब यहाँ पर 90 और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर 90, तो 90 + 90 कितने बन जाएंगे? 180। मतलब ये वाला एंगल आपका क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। अब सारी बात यहां से स्टार्ट होती है, जो एंगल 90 होगा उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा? ये चीज बिल्कुल फिक्स है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस। बाकी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप कंसीडर कहां से कर रहे हो। अगर आप सी के ऊपर खड़े हुए हो तो आपका बेस कहलाएगा ये वाली लाइन। अगर आप सी पर खड़े हो मतलब आपने एंगल यहां पर बना दी, तो बेस क्या होगा आपका? ये। लेकिन अभी मैंने एंगल कहां बनाया है? आसान अल्फाज में, आप जमीन पे खड़े होकर किसी बड़े से दरख्त को देखते हो, तो जमीन पे खड़े होकर ऊपर देखना, बेसिकली आपने एक एंगल मेजर करी है, एंगल ऊपर की तरफ देखा ना आपने, इंक्लिनेशन ली है, तो ये आपने एक एंगल कवर किया है एक्स एक्सिस से। तो इस एंगल कवर करने को हम कहते हैं कि यहां से आपने एक कंसीडरेबल एंगल लिया है। तो जहां से एंगल कंसीडर होगा बेसिकली वो वाली चीज आपकी क्या होगी हमेशा बेटा? बेस होगी। मतलब अगर आप एंगल यहां पर बनाते तो बेस क्या बनता? ये। आपने एंगल अभी यहां लिख दिया तो बेस क्या बन गया? ये। और ये वाली चीज जो बची हुई है क्या कहलाएगी बेटा? परपेंडिकुलर। मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? ये बात की हमने। आप अब देखो यहां पर हाइपोटेन्यूस अकेला किसके बराबर है? बेस के स्क्वायर के भी प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की भी। तो आसान अल्फाज में यहाँ बात यह है कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि अकेला हाइपोटेन्यूस किस पे भारी है? बेस पर भी और परपेंडिकुलर पे भी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाइपोटेन्यूस वाली साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज द बिगेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड होगी बेसिकली वो हाइपोटेन्यूस वाली होगी। बाकी दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आप देख क्या कहां से रहे हो, आप कंसीडर कहां से कर रहे हो। अगली चीज हम आते हैं 4 साइडेड फिगर पर। 4 साइडेड फिगर बेसिकली आपके पास हैं 3। एक है रेक्टेंगल, एक है पैरेललोग्राम और एक है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो कि चारों के चारों साइड जिसके बराबर होते हैं। मतलब चारों के चारों साइड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा? बराबर होता है। अगली चीज है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स आपके सेम इन लेंथ होते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूं तो लेट सपोज ये और ये। रेक्टेंगल को और पैरेललोग्राम से यूनिक क्यों बनाती है? क्योंकि रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल किसके बराबर होता है? मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला भी एंगल 90 होगा और ये वाला भी। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा और ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। तभी हमने यहाँ क्या लिखा है? अपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ। बात समझ में आ रही बेटा यहां तक? और रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से एक चीज डिफरेंट क्या करती है? क्योंकि पैरेललोग्राम थोड़ा सा आपका क्या होता है बेटा? टिल्ट होता है। मतलब हल्का सा एंगल स्लाइटली 90 डिग्री से कम होता है या ज्यादा होता है, जो आप कंसीडर कर लो, बेसिकली वो कम ही होता है। मतलब हम यहाँ पर इस तरीके से बात करें, अगर आपको क्या नजर आया, जितना जितना ये चीज टिल्ट होगा उतना ही ये वाली साइड भी टिल्ट होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जो एंगल ये वाला कैरी करेगा, लेट्स सपोज ये थीटा कैरी कर रहा है, तो लाजमी सी बात है इसका भी जो अपोजिट वाला बाहर वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा बेटा? थीटा होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? और इसमें भी ये वाले साइड का लेंथ इस वाले साइड के बराबर होगा और इस वाले साइड का लेंथ इस वाले साइड के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर किसी पॉइंट में कोई मसला है तो बताओ। हमेशा याद रखनी है कि किसी भी 3 साइड वाली फिगर में टोटल एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी 3 साइड वाले फिगर में टोटल एंगल हमेशा कितना होगा बेटा? 180 डिग्री।
ठीक है भाई। और किसी भी 4 साइड वाले फिगर में टोटल एंगल ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? किसी भी 4 साइड वाले फिगर में टोटल एंगल हमेशा कितने किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। और किसी भी 3 साइड वाले फिगर में टोटल एंगल हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ठीक है भाई, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं, और ये बहुत जरूरी बातें हैं जो आपने आज की क्लास में सीखी। ठीक है, इसको जाकर आज के आज ही 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपको ये चीज हिफ्स हो जाए बिल्कुल। ठीक है, उतारो पहले, और कोई बात पूछनी है तो बताओ।